हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही सेलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि यूपी टेट के साथ अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही सेलेक्टेड है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस ईवीएस एसएसटी के वीडियो से पहले आपने 2 वीडियो मैराथन क्लास के कंप्लीट देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर आप देख लीजिए। और जो आज का वीडियो है इसको मिलाकर कुल 3 वीडियो आपको ईवीएस और एसएसटी के मिल जाएंगे। और इससे बाहर आपको एक तिनका भी अलग से नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें बची हुई थी इन दोनों वीडियो में आज हम तीसरे वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक आपने टॉपिक वाइज नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पठार, कृषि भूमि, नहर, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमने कंप्लीट टॉपिक वाइज किया है। 92 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब हम 93वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पे जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। तो भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा, थारू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 94, गोबी। सही आंसर गोबी हो जाएगा। देखिए, आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा है, इसलिए मैं 4 ऑप्शन नहीं बोलूँगा, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। आपका समय बहुत ही कीमती है, क्योंकि यूपी टेट वगैरह बहुत ही नज़दीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। सभी टॉपिक एक एक टॉपिक, जैसे कि अभी हम रेगिस्तान मरुस्थल वाली चीज़ें कर रहे हैं, एक एक टॉपिक क्रम से हम करेंगे। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 95, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 96 सही आंसर है ए, अफ्रीका। और हाँ, सीडीपी के लिए मैराथन प्रोवाइड करने के लिए आज मैंने बोला था आप लोगों से, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं तब तक कोई वीडियो नहीं बनाता या अपलोड नहीं करता जब तक वो आपके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ना हो। तो सीडीपी का मैराथन बनाने के लिए उसके पहले पीडीएफ तैयार करना होता है, तो पीडीएफ अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 1 से 2 वीडियो में पूरा यूपी टेट के लिए सीडीपी कंप्लीट करा दिया जाए। तो 1 से 2 दिन का आपको सीडीपी के मैराथन के लिए वेट करना होगा, क्योंकि खुद सारे कंटेंट मैं अकेले बनाता हूं। मेरे पास कोई टीम नहीं है कि मैं किसी और से तैयार कराऊँ, पढ़ाऊँ मैं। ठीक है, खुद ही तैयार करता हूँ, तभी आपके लिए बेहतर कंटेंट तैयार कर पाता हूँ। तो बस 1 से 2 दिन का वेट करिए सीडीपी के कंप्लीट मैराथन के लिए आप लोग। उम्मीद है आप समझ पाएंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल क्वेश्चन नंबर 96 सही आंसर है ए, अफ्रीका। आगे बढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का डी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। वैसे बेसिक क्वेश्चन है, आगे अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। वीडियो में हमने बेसिक, मीडियम स्तर के, कठिन स्तर के सभी प्रश्नों को शामिल किया है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 98 सही आंसर है सी, आर्कटिक। वैसे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से बनाए जाते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है, आपको लगे कि नहीं ए ऑप्शन नहीं, ए वाला ऑप्शन सही होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर उसको सुधार किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर हो जाएगा डी, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। ठीक है, आपने कोरल, मूंगे की चट्टान के बारे में सुना होगा, उसी की बात की जा रही है। तो किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। क्वेश्चन नंबर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रशांत महासागर की। मूंगे की चट्टानों में बहुत सारे समुद्री जो जीव जंतु हैं वहाँ पे छिपे रहते हैं, पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर ये हो जाएगा प्रशांत। ठीक, प्रशांत में। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इसलिए नोट करते रहिएगा ताकि एग्जाम में इसका रिवीजन कर सकें आप। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए,
प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, अटलांटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका ट्रिक भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपी मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आर्कटिक महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं 104, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? 104 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर। अगर आपने 2 मैराथन पिछले वाले नहीं देखे हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो में आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा। जिन लोगों ने भी ये 2 मैराथन वाले वीडियो देखे हैं ईवीएस एसएसटी के, उनको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा और उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि उन्होंने इसके पहले के सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो जाकर आप देख सकते हैं दोनों वीडियो को। 105 है, अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, तो सही आंसर है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। देखिए, हर एक महासागर से जो क्वेश्चन बन सकता है सभी को शामिल किया गया है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 108 के साथ। वर्मुडा त्रिभुज, वर्मुडा ट्रायंगल का नाम आपने सुना होगा, इस पर मूवी भी बनी हुई है, तो किस महासागर में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। वर्मुडा ट्रायंगल या वर्मुडा त्रिभुज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसके ऊपर से कोई भी प्लेन या अगल बगल से कोई भी समुद्री जहाज जाता है तो अपने अंदर यह खींच लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने परसेंट घेरे हुए है? क्वेश्चन नंबर 109, देखिए एग्जैक्ट जो है एनसीईआरटी की किताबों में यही बताया गया है 70%, और वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 70%। आगे देखते हैं 110, कौन सा सागर महासागरी मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? महासागरी मरुभूमि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर हो जाएगा बी, सार्गेसो सागर। महासागर हमने पढ़ा, महासागर से जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट, सागर जो है चाइना, चीन सागर, उसके बाद सार्गेसो सागर, अरब सागर, लाल सागर, ये सब आपने सुना होगा, तो इनसे भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सागर के बारे में भी देख लीजिए। 110 का सही आंसर है बी। आगे देखते हैं, सार्गेसो सागर स्थित है, 111वां क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर स्थित है। तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तस्मान सागर, ध्यान दीजिएगा, तस्मान सागर 112वें का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच स्थित है तस्मान सागर। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सार्गेसो सागर, डी ऑप्शन सही है। वन लाइनर के रूप में नोट करते रहिएगा, और जिसको भी थोड़ा सा स्पीड तेज़ लग रहा होगा वीडियो को आप रोक के या फिर चाहे तो जैसे भी मतलब नोट जरूर करिएगा। काला सागर, ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 115, सही आंसर हो जाएगा बी, रूस। अगला देखते हैं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर है दक्षिणी चीन सागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर। 116। 117, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है?
इससे भी क्वेश्चन आता है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने 118, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? सही आंसर है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक अधिक है पूरे विश्व में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सारगैसो क्या है? सारगैसो क्या है? अभी आपने सारगैसो सागर के बारे में पढ़ा। 119 समुद्री धारा है। सारगैसो एक समुद्री धारा है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, समुद्री घास है, सी ऑप्शन सही है। सारगैसो समुद्री घास, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से यह घास समुद्र में पाया जाता है, सारगैसो इसी का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 120 क्वेश्चन नंबर, सबसे लौड़ी सागर कौन सा है? 120, क्वेश्चन नंबर 120 डी मृत सागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? 121, क्वेश्चन नंबर 121, सही आंसर हो जाएगा इसका प्रशांत, ठीक है, महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सुंड्रा ट्रेंच कहाँ स्थित है? सुंड्रा ट्रेंच कहाँ स्थित है? 122, क्वेश्चन नंबर 122 का ए सही हो जाएगा, हिंद महासागर में। सुंड्रा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे, 122वें का नोट कर लीजिएगा। सही आंसर हिंद महासागर, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 123वां क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? 123वां का सही आंसर है आपका बोरिंग जल संधि, डी ऑप्शन सही है। सभी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड है। आगे आपके सुपर टेट एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, एक एक प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। इसलिए अगर अभी यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको और सीरियस होकर नोट करिए, क्योंकि आगे भी आपके काम आएंगे। और ऐसे कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको ईवीएस एसएसटी के नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना, ये सारी चीज़ें पेड क्लास में लोग पढ़ाते हैं, फ्री में मिल रहा है। इसकी वैल्यू अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मतलब मेहनत इतना जो भी किया गया है व्यर्थ चला जाएगा मेरा। तो इसलिए प्लीज़ इसको सीरियस होकर नोट जरूर करिएगा, सिर्फ देखिएगा मत। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे चौड़ी जलसंधि, तो डेविस जलसंधि सबसे चौड़ी जलसंधि है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? 125वां डी बेरिंग जल डमरू या जल संधि, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हारमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? हारमुज जल संधि 126वां बी, ठीक है, ईरान व यूएई को। ये सभी नए प्रश्न हैं आप लोगों के लिए और यही सभी प्रश्न आजकल आ रहे हैं। 127वां, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? 127वां, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका, ठीक है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका दो देशों के बीच हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला है, मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? मलक्का जल संधि 128वें का सही आंसर हो जाएगा ए, अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को, ठीक है, संयुक्त करती है, एक करती है। क्वेश्चन नंबर 129, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि 129वां का बी सही हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। अगला है, जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? जल डमरू मध्य कहलाता है 130वां, ठीक है। दो समुद्रों के बीच पतली सकरी भूम पट्टी को हम क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। अगला देखिए, इंग्लिश चैनल स्थित है, इंग्लिश चैनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल स्थित है 131वां इंग्लैंड व फ्रांस के बीच, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल। अगला प्रश्न आपके सामने है 132, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है?
कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए 10 डिग्री चैनल। आगे देखते हैं 133 पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? 133वां। सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। अगला प्रश्न है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? 134। सही आंसर हो जाएगा ए बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है। 135 निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अब नदियों के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो 135 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी राइन। अगला देखते हैं 136 ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? 136 का हो जाएगा आपका बी कैस्पियन सागर में। ओल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है जाके। यूरोप को कौन सी नदी कोयला नदी के यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 137 बी राइन। राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा, यूरोप में है। विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है? 138 का सही आंसर हो जाएगा राइन नदी। सबसे यूरोप की नदी है, सबसे व्यस्ततम नदी है व्यापारिक मामले के लिए। 139 यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो ओल्गा नदी सबसे लंबी नदी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140 आपके सामने। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? 140वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका जायरे, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होकर समीप से होता है? तो नील नदी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो लिम्पोपो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। नदियों से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सागर महासागर जो भी कुछ है सब हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। अभी संविधान भी इसके बाद थोड़ा देखेंगे। संविधान की सिर्फ वही चीज़ें देखेंगे जो हमारे सुपर टैट यूपी टैट के लिए इंपॉर्टेंट है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन, आपने थोड़ी देर पहले भी देखा इस क्वेश्चन को। अगला है हाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा नदी को। आगे देखेंगे लाल नदी रेड रिवर किस देश से होकर बहती है? लाल नदी रेड रिवर किस देश से होकर बहती है? सेलेक्टेड प्रश्न है, वियतनाम से रेड रिवर। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में, सेलेक्टेड प्रश्न है, आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी हमने देखा इसको। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में, याद रखिएगा, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न आपके सामने है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ह्वांगहो। ह्वांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। यहाँ पे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग 300 समथिंग एमसीक्यू हमने कर लिए हैं। इसमें से 200 एमसीक्यू हमने पढ़ा और इन एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड और भी चीज़ें हमने थ्योरी के माध्यम से भी पढ़ा है। ठीक, और इसके बाद अब संविधान देखेंगे हम। 2 वीडियो जो आपने नहीं देखा अगर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब 1 लाइनर के रूप में भारतीय संविधान के क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे थ्योरी के रूप में है, आप 1 लाइनर के रूप में नोट करते चलिए। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 नवंबर 1950 से प्रभावी हुआ था, ध्यान रखिएगा। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, यानी कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर आने वाला है संविधान दिवस आपका, ठीक है। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी को पता है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश के संविधान से सबसे लंबा संविधान है। संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो देखिएगा भारतीय संविधान सभा के लिए
जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों में बंट गया था, यानी कि जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उसके बाद ही पाकिस्तान और भारत दोनों अलग अलग हो गए थे। ठीक, संविधान सभा की दो हिस्सों में बढ़ गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, दोनों अलग अलग हो गया। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान भारत में लागू कर दिया गया। इस दिन की याद में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और यहाँ पे भी देख लीजिएगा, अनुच्छेदों की संख्या अभी वर्तमान समय में 470 लगभग हो गई है। ठीक है, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में और 25 भाग हैं, जबकि मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ ही थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको आप। अब देखिए, एक एक लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और लगभग 7 क्वेश्चन, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं संविधान से कभी कभी यूपी टेट वगैरह में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान को तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका थी, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में आया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र मनाते हैं। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रतियों को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। डॉक्टर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वह अंत तक इस पद पर बने रहे थे, याद रखिएगा। अब देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष जो हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर के पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, झंडा समिति JB कृपलानी, और जब क्वेश्चन में आए कि तदर्थ झंडा समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के, और हाँ कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, बहुत से ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि हम अलग अलग राइटर की किताब पढ़ते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन पढ़ते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग चैनल पे अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको बताई जाती हैं वो एग्जैक्ट NCERT के थ्रू अच्छी किताबों से ये चीज़ें आपके लिए तैयार की जाती हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और CDP के लिए मैराथन क्लास जल्द ही आपको मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा बहुत कंटेंट उसमें अच्छा कंटेंट जुड़ना बाकी रह गया है, इसलिए फालतू वीडियो ना बने, इसके लिए वीडियो आज नहीं बनाया गया। जब भी CDP आपको मिलेगा 1 से 2 दिन में, यूपी टेट के लिए रामबाण होगा, ब्रह्मास्त्र होगा, कंप्लीट होगा। भारतीय संविधान के स्रोत क्या हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं, भारतीय शासन अधिनियम से डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ों को 1935 से डायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। ब्रिटिश संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान, आयरलैंड, कनाडा। ठीक है, कहाँ से क्या क्या लिया गया है ये आगे आप देखिए। अब देखिए, भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग। ठीक है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ जो हैं, संघ, केंद्रीय और ठीक है समवर्ती सूची, आपने सुना ही होगा। ये सभी 1935 से लिया गया, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। अब उसके बाद देखिए, ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम यानी मंत्रिमंडल जो प्रणाली है ये भी ब्रिटेन के संविधान, विधायिका भी लिया गया है। राज्याध्यक्ष की प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, एकल नागरिकता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है आता है। परमाधिकार रिटे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनात्मक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से। इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं। वीडियो रोक के या जैसे भी आप फटाफट नोट करते रहिए वन लाइनर के रूप में। MCQ करते, लेकिन
इसमें सारी चीज़ें वन लाइन के रूप में अच्छे से आपकी तैयार हो जाएंगी। आयरलैंड का संविधान देखिए, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श लिया गया है। अमेरिका के संविधान से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ली गई हैं। मूल अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान, न्यायिक पुनरीक्षण पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी वहीं से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। इस सभी सिस्टम अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं कनाडा का संविधान, वहाँ से क्या क्या चीज़ लिया गया है हमारे संविधान में। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, विशिष्ट शक्तियां हैं, इसका पावर किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ध्यान से आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते रहिए। एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन कर लीजिए, फटाक से आप एग्जाम दे के आइए, बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे, एकदम निश्चिंत होके जाइए। सोवियत संघ का संविधान, ठीक, सोवियत संघ, रूस से क्या लिया गया है, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का संविधान, ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन व्यवस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसको आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो ट्रिक बनाइए, खुद के ट्रिक बनाइए, तब याद होगा ये चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक बनाया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप जर्मनी का संविधान आपातकाल, ये चीज़ आपको अगर याद रखना है, मैं अगर याद कैसे रखता हूँ तो जर्म, मैं क्या करूँगा, इसमें जर्मनी में जो जर्म है, जर्म्स माने क्या होते हैं, कीटाणु, बैक्टीरिया, ठीक है। तो जर्म्स जब कहीं पे पैदा हो जाते हैं, कीटाणु वगैरह, तो क्या होता है, वो काल बन जाता है, ठीक। तो आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया। अब इस पर हंसी भी आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन बस ये याद रखने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो जर्मनी से आपातकाल, यानी कि जर्म्स जब लग जाएंगे तो क्या होगा, काल बन जाएगा, तो आपातकाल बन जाएगा, ठीक है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा और संविधान संशोधन प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। अब देखिए जो जरूरी अनुच्छेद हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कहता है, ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र है। 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूद राज्यों के नामों में परिवर्तन जो किया जाता है अनुच्छेद 3 के अनुसार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 13, मौलिक कर्तव्य इसमें बताए गए हैं। अनुच्छेद नंबर 14, कानून के समक्ष समानता, यानी कि सब कानून के सामने सभी बराबर हैं, अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता मिलेगी। 17 में अस्पृश्यता का, यानी कि छुआछूत का अंत हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे है 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी जिसको कहते हैं, के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 से प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लोगों के लिए। अनुच्छेद 21A, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 21A, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25, अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म का प्रचार प्रसार का स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 30 में है। बहुत सारे अनुच्छेद है लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार, ठीक है, जो मदरसा वगैरह खोले जाते हैं अनुच्छेद 30 के अनुसार खोले जाते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 31C क्या है? कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या की गई है इसमें। अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहित अन्य उपचार, संविधान की आत्मा भी कहा गया है इसको, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहित अन्य उपचार। अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखिए अनुच्छेद 40 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही मैं बोल रहा हूँ जो कई प्रकार के परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। उसके बाद समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 45 देखिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 45 ये तीनों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तुरंत जैसे भी आप ट्रिक बना के रटना चाहें इसको रट लीजिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, 44 में एक समान नागरिक संहिता हो गया और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक। 51A देखिए मौलिक कर्तव्य इसमें बताए गए हैं। 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति को क्षमा देना, सजा के निलंबन को कम करना, कुछ मामलों में सजा कम करना आदि का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो राष्ट्रपति क्षमा दान देते हैं किसी भी अपराधी को, ठीक है, जिसको सजा हो चुका होता है, तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उसका प्राविधान किया गया है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को टारगेट टीचर 68500 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा होने तक, आपके शिक्षक बनने तक इस चैनल पे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और जिस भी एग्ज़ाम की मैं तैयारी करा रहा हूँ आपकी, ये सभी एग्ज़ाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हुए हैं और उसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको हमेशा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट है फटाफट मैं वही बता दे रहा हूँ। 76 कई बार आया है, भारत के महान्यायवादी, ठीक है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। धन विधेयक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक 110 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 में है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। उसके बाद राज्यपाल को भी शक्तियां प्रदान हैं राष्ट्रपति की तरह 161 में, 161 में। राज्य के महाधिवक्ता 165 में है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं 167 में। आगे है और इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद 214। उसके बाद यहाँ पे पंचायतों का गठन 243B और 239AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। उसके बाद 226 में उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, क्योंकि बहुत लंबा है एक एक अलग अलग बताना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको ज़रूर। चलिए, ये जो संविधान का PDF है इसको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। टारगेट टीचर 68500, नोट कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। टारगेट टीचर 68500 आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी ग्रुप में इसका लिंक और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस ग्रुप में सेंड की जाती है टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम के इस ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ मिलती रहेंगी। ये भी PDF अभी और भी इसमें वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में ऐसे बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, मैं सेंड कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से कल। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं मैराथन वगैरह सब आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैं कल इन्फॉर्म कर दूंगा कि कल या परसों कब CDP का मैराथन आपको मिलेगा। देर हो रहा है क्योंकि मैं खुद PDF तैयार करता हूँ, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, जैसे EVS आपको मिला काफ़ी सॉलिड था, इससे बाहर जाहिर सी बात है कुछ नहीं आएगा, सबको पता है। CDP का भी जो होगा 2 क्लास, ठीक है, उसमें भी कंप्लीट CDP आपको मिलेगा, हर एक थ्योरी, हर एक MCQ। इसके बाद हिंदी, संस्कृत सब कंप्लीट करा देंगे। आपके
20-21 तारीख तक। उसके बाद आप लोग बस बैठ के रिवीजन करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।